हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो के सेगमेंट में आईपीसी के हम आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक कल्पेबल होमिसाइड का। सेक्शन 299 ऑफ द आईपीसी हमारा कल्पेबल होमिसाइड से डील करता है। ये जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि इस सेक्शन से ही हमारे आगे के फर्दर सेक्शन जो है मर्डर से रिलेटेड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एक्सीडेंट और 304, ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे सारे इससे कवर होते हैं। कल्पेबल होमिसाइड हमें समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी एक एक वर्ड की डिटेलिंग में हमें जाना चाहिए। तो चलिए इसे आज हम स्टार्ट करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड का क्या होता है। देखिए, जो कल्पेबल होमिसाइड वर्ड है इसको पहले हम बाइफरगेट करेंगे, कल्पेबल एंड होमिसाइड। जो वर्ड होमिसाइड है इसे आप समझ लें, होमिसाइड को हम एक बार और बाइफरगेट करेंगे, होमो एंड साइड। इसको हम होमी नहीं कहेंगे, इसे हम होमो कहेंगे, क्योंकि होमो ही इसका एक एग्जैक्ट वर्ड निकलता है जिसका मतलब होता है पर्सन, ह्यूमन बीइंग, और साइड का मतलब होता है किलिंग, मारना। और इसको हम जोड़ देते हैं, होमिसाइड के वर्ड को, होमो और साइड को बन जाता है होमिसाइड, और ये वर्ड फॉर्म हो जाता है किलिंग ऑफ अ पर्सन। और इसे अगर हम आगे कल्पेबल लगा दें तो ये बन जाता है कल्पेबल होमिसाइड। मतलब कल्पेबल का मतलब क्या हुआ कि जो आपने होमिसाइड किया है उसकी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, तो वो बन गया कल्पेबल होमिसाइड। तो ये हुआ एक एक्सप्लेनेशन कल्पेबल होमिसाइड का। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि क्या हमें जो कल्पेबल होमिसाइड है वो किलिंग ऑफ ए पर्सन के लिए हमेशा ही पनिशमेंट दी जाती है क्या? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं आईपीसी के अंदर जो कि हमें होमिसाइड करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसके लिए कि हमारा जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर सेक्शन 75 से लेकर 105 है, उसके अंदर गिवन है, जिसमें से कुछ सेक्शन हैं जो हमें अलाउ करते हैं, जैसे कि सेक्शन 100, 103। तो कल्पेबल होमिसाइड जो है सेक्शन 299 बेयर एक्ट का, मैं आज आपको एक बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़कर नहीं समझाऊंगा, बल्कि और भी ज़्यादा डिटेल्स जो होंगी वो भी आपको मैं यहाँ पर समझाने जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट हैं जो कि हमें इस बात से क्लियर करती हैं कि कल्पेबल होमिसाइड एक कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक वाइडर एस्पेक्ट बनता है। कल्पेबल होमिसाइड दो पार्ट्स के अंदर है। सबसे पहला ये डील करता है एक ऑर्डिनरी से, और दूसरा ब्लैक एंड से। जो ब्लैक एंड पार्ट है वो डील करता है इसमें मर्डर से। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। फिर इसके बाद आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो होमिसाइड है इसके अंदर कितने टाइप से डील होता है। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो होमिसाइड होगा वो डील करता है मर्डर से, ऐसी इंटेंशन जो कि एक मर्डर को फॉर्म कर देती है। और दूसरी बात, ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जो एक मर्डर का फेस ले लेता है लेकिन वो एक मर्डर नहीं बनता, वो क्या बन जाता है? कल्पेबल होमिसाइड, जो कि हमारा कवर होता है सेक्शन 299 में। तीसरी बात, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, सेक्शन 304 पार्ट ए, ये भी इसमें कवर होता है। अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 305, 306, डाउरी डेथ 304 पार्ट बी, और इन सब के अटेम्प्ट्स वो भी हमारे यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के अंदर कवर होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे किलिंग है सभी पर्सन्स की, क्या वो यहाँ पर कवर होती है? जिसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर क्लियर करती हैं कि आपकी हर एक एक्ट जो है वो पनिशेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास उनके लिए एक्सेप्शंस गिवन हैं। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। उससे पहले हम एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग लेंगे। सेक्शन 299, एक बार बेयर एक्ट लेके बैठिएगा आप। जब आप बेयर एक्ट को रीड करेंगे, सबसे पहले बेयर एक्ट रीड कीजिए। चलिए, ये बोलता है कल्पेबल होमिसाइड, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge,
that he is likely by such act to cause death commit the offense of culpable homicide। ये आपने 4 लाइन पढ़ी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। जो हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं वो हमें ये क्लियर करते हैं कि ये जो सेक्शन 299 है इसकी 3 बाइफर्गेशन है। सबसे पहली इसकी बाइफर्गेशन है वो ये बोलती है वेयर देयर इज ए इंटेंस डिज़ायर टू किल, और दूसरी वेयर देयर इज ए लेसर डिज़ायर टू किल, और तीसरी है वेयर देयर इज नो डिज़ायर टू किल बट ओनली नॉलेज। ये 3 पार्ट्स हैं। अगर इसको मैं आपको बेयर एक्ट लैंग्वेज में समझाऊं तो बेयर एक्ट में ये बनता है कि डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ये आप हाईलाइट कर लें, ये हो गया पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या हुआ, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट निकलते हैं। इन 3 पॉइंट को और इजी करूंगा मैं आपके लिए। वो कैसे, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो आपने अपनी नोटबुक में अब लिख लिया 1 2 3 करके, फर्स्ट पॉइंट के आगे आप लिख लें ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक पनिशमेंट है इसके लिए, जो कि हमारा किस में जाएगा, ये 302 के अंदर। इसके आगे आप लिख लें 302। और जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया जिसमें कि था विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, जहां पर लाइकली आ गया ये हमारा बन गया डार्क ग्रे, ब्लैक से थोड़ा सा कम, जिसके लिए कि हमारा डील करता है सेक्शन 304 पार्ट 1। और उसके बाद थर्ड पॉइंट जिसके अंदर हमने नॉलेज की बात की थी, उसके लिए हम बोलेंगे इसको लाइट ग्रे। लाइट ग्रे कहाँ जाएगा, सेक्शन 304 पार्ट 2 के अंदर, या फिर 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इन तीनों को समझने के लिए इसके लिए आपको डिटेलिंग समझनी पड़ेगी। इसकी मैं अब आपको एक एक वर्ड की डिटेलिंग समझाता हूँ। इसकी डिटेलिंग समझनी है गाइस। अब हमें डिटेलिंग के लिए एक एक वर्ड समझेंगे। चलिए एक एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अटेंटिव होकर गाइस सुनिएगा इसको, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, और एक एक सेक्शन को, इसके एक एक वर्ड को हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझना है। हर एक बात बताऊंगा, कल्पेबल होमिसाइड की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, इलस्ट्रेशन सारी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा और कमेंट भी बताऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि आपको कल्पेबल होमिसाइड, जिसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपको यहाँ से अब क्लियर हो जाएगा। देखिए कल्पेबल होमिसाइड, इसको एक एक वर्ड से समझेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या बोलता है, हूएवर कॉजेज। यहाँ हम स्टॉप करेंगे, इस वर्ड को समझेंगे, हूएवर कॉजेज को। हूएवर कॉजेज समझने से पहले इसके अंदर जो हूएवर कॉजेज है, कॉजेज वर्ड को समझ लेते हैं। हूएवर को एक बार छोड़ देते हैं, कॉजेज, कॉजेज वर्ड समझना जरूरी है। कॉजेज वर्ड के लिए मैं 3 पार्ट्स बताऊंगा, ए बी सी, इन तीनों को लिख लें। सबसे पहला कॉजेज के अंदर, इसके अंदर जाने के लिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चीज़ बताई मैंने आपको, कनेक्शन होना। तो कनेक्शन के लिए किसके बीच में, एक्यूज्ड और रिजल्टेंट डेथ के बीच में। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है लैंडमार्क, वो लिख लें। वो है मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1964 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। मोती सिंह का जो केस था, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि एक चीज़ समझिएगा। सबसे पहले चलिए मैं आपको एक बार दोबारा एक चीज़ बता देता हूँ, स्टार्टिंग में ही समझ लें। हूएवर कॉजेज, ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, एक तो आपको ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे आपको ये समझने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए आज ये लेक्चर बना रहा हूँ और ट्राई करूँगा कि एक एक एस्पेक्ट आपको, इसका एक एक एस्पेक्ट क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए जो मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके नोट्स ज़रूर बनाएं आप।
और देखिए जितने भी मैं ये पॉइंट्स बताऊंगा इन सबके साथ ही इंटरलिंक करके एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन समझाऊंगा। कोई मैं अलग से नहीं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको इंटरलिंक करूंगा। तो आपको समझना है, ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ हुएवर कॉजेज़ का। हुएवर कॉजेज़ में जो कॉजेज़ वर्ड है उसके लिए मैं आपको कितने पॉइंट्स बताऊँगा? 3 पॉइंट्स। सबसे पहला जो कि क्या बताया मैंने आपको, कनेक्शन का वो क्या था, बिटवीन द एक्यूज्ड एंड रिजल्टेंट डेथ का। इसके लिए इंपॉर्टेंट केस बताया मैंने आपको, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1964 का। इस केस के अंदर क्या हुआ अब ये समझ लें। मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, इसमें क्या हुआ, ए ने बी पर्सन पे फायर किया। बी पर्सन पे जब उसने फायर किया तो वो उसको हर्ट इतना हुआ कि वो 2-3 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहा। हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होके घर गया। घर रहने के बाद 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद बी की फैमिली ने उसे डायरेक्टली क्रिमिनेट कर दिया, मतलब उसका संस्कार कर दिया। तो संस्कार करने के बाद बी की फैमिली ने ए पर सू किया, ए पर केस किया कि ए की गोली मारने की वजह से हमारे फैमिली के मेंबर बी की डेथ हो गई। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये हेल्ड किया कि आपने क्या उस पर्सन का पोस्टमार्टम करवाया था जब उसकी डेथ हुई? क्या आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन होने दी? तो वहाँ पर यह पाया गया कि उस पर्सन को डायरेक्टली क्रिमिनेट किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर यह पता नहीं लग सका कि उसकी डेथ का रीज़न क्या था। तो उसकी डेथ का रीज़न ना पता लगने के कारण तो हम उसको ए को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पता नहीं है कि वो उसकी गोली मारने की वजह से ही डेथ हुई है या फिर कोई और रीज़न रहा, उसको स्नेक बाइट तो नहीं हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं आया, एटसेट्रा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो इसलिए हम उसको ए को लायबल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उसको छोड़ दिया, वहाँ पर उसे कन्विक्ट नहीं किया। तो इसके बाद एक और केस है मेरे पास, वो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वहाँ पर किसी केस के अंदर कोई ऐसा एविडेंस नहीं आता है कि जिसके अंदर कनेक्शन मिल सके कि उसी के एक्ट की वजह से वहाँ उसकी डेथ हुई, तो वहाँ पर उस पर्सन को आप लायबल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ने इस केस के अंदर उसे अनएक्सेप्टेबल केस डिक्लेयर कर दिया था और उसे इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से छोड़ दिया। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है कि आपका वहाँ से कनेक्शन होना चाहिए उस एक्ट के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने उसका एक्ट कर दिया और वहाँ पर उसका क्रिमिनेशन हो गया और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, तो वहाँ पर उसको लायबल नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी। इसका जो पॉइंट बी है ये हमें बताता है कि यहाँ पर आपका कॉजल कनेक्शन जो है वो टू रिमोट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपका यहाँ पर डायरेक्ट एंड डिस्टिंक्ट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन होना चाहिए आपका यहाँ पर। इसके लिए भी मेरे पास एक केस है, विजय बाई वर्सेस एमपी का 1995 का सुप्रीम कोर्ट का। विजय बाई का जो केस हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो रिश्ता जुड़ नहीं पाया और उस रिश्ते के ना जुड़ने की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो वो जो गर्ल थी उसकी फैमिली ने उस लड़के पर केस किया कि इन्होंने रिश्ता नहीं जोड़ा हमारे साथ, तो इस वजह से हमारी लड़की ने सुसाइड किया, तो ये लड़का हमारी लड़की की डेथ के लिए लायबल है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर उस लड़की ने सुसाइड किया है तो क्या वो सिर्फ एक सफिशिएंट रीज़न रहेगा क्या? देखिए, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट्स हैं या आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद एक अपना माइंड लगाइए कि क्या आपको लगता है कि क्या वो लड़का लायबल है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया कि वो लड़का बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि जो वो लड़का था उसका और उस लड़की की डेथ से
कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो टू रिमोट है। टू रिमोट का मतलब कि बहुत दूर है वो कनेक्शन, कि उन्होंने वहाँ उसके घर रिश्ता लेकर गए और वहाँ पर उनको लड़की पसंद नहीं आई या कोई भी रीज़न रहा, उन्होंने वो रिश्ता नहीं जोड़ा और उस लड़की का सुसाइड कर लेना, तो ये एक कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उस एक्ट के लिए, तो वो लड़का वहाँ पर उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। फिर आती है तीसरी बात। तीसरी बात जो है ये एक अलग एस्पेक्ट निकालती है। ये जो एस्पेक्ट निकालती है इसके अंदर ये हमारी डील करती है किस चीज़ से, कि कंकरेंट कॉजेज जो होंगे, अगर उसमें कोई डबल कॉज है तो किसके लिए हम लायबल करेंगे, किसे हम लायबल ठहराएंगे। इस सिचुएशन के लिए आप नोट कर लें ग्लेनविल विलियम्स का और हार्ट एंड हुनरो का। ग्लेनविल विलियम्स, हार्ट एंड हुनरो, इन दोनों की जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी को हम यहाँ पर कोट करेंगे। इन्होंने 2 पॉइंट बताए, वो लिख लें आप। 2 पॉइंट, सबसे पहला कॉजा कॉजन, दूसरा कॉजा सिना क्वा नॉन। जो कॉजा कॉजन है ये हमें बताता है कि जो मेजर कॉज होगा, और कॉजा सिना क्वा नॉन है ये हमें बताता है कि जो मिनिमल कॉजेज होगा। इन दोनों पॉइंट्स को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला आप खुद का माइंड लगाइएगा, फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिएगा। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को शूट किया, कहाँ पर, उसके शोल्डर पे, और वो इतना ज़्यादा मेजर एक्ट हो गया कि उसकी गर्दन को छू कर गया, वो अबाउट टू डाई है। एम्बुलेंस में लेकर उसको जा रहे हैं, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहला। दूसरा, एक पर्सन को यहां पर आर्म पर ही शूट किया गया, गोली उसे छू कर निकल गई और वो बिल्कुल ठीक है, उसके हाथ में ही प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं, उसकी डेथ हो गई। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर डेथ कैसे हुई? आपको लगेगा एम्बुलेंस में ले जाने से, लेकिन जो फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको बताई कि द पर्सन इज अबाउट टू डाई, कि वो पर्सन लगभग मरने वाला है, एम्बुलेंस में उसे लेकर जाया जा रहा है ताकि उसे बचाया जा सके, तो उसके अंदर अगर एम्बुलेंस की एक्सीडेंट हो गया, वो पर्सन की डेथ हो गई, तो वहां पर मेजर कॉज क्या था? वहां पर मेजर कॉज था जिस पर्सन ने उसे शूट किया, जिस पर्सन ने उसकी नेक के पास शोल्डर पे फायर किया, कि उसे इतना ज़्यादा मेजर एक्ट हो गया कि उसकी पाइप्स के साथ कनेक्शन हो गया उसका, और वहाँ पर वो मरने लगा था। आई होप कि आपको पहली सिचुएशन समझ आ गई होगी। दूसरी सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि उसके आर्म्स को जो राउंड है गन का वो टच करके निकल गया, फिर उसके अंदर एम्बुलेंस में उसे लेकर जा रहे थे और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जो मेजर एक्ट है वो क्या है? वो है एम्बुलेंस का एक्सीडेंट। तो ये यहाँ पर जो है वो पर्सन जो होगा वो उसकी डेथ के लिए लायबल नहीं होगा। तो इस 2 एग्जाम्पल्स को समझाने का मेरा रीज़न क्या था कि जो यहाँ पर जो वर्ड है कॉजेज, उसे समझने के लिए आपको ये क्लैरिफिकेशन, ब्रॉड व्यू आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पर्सन है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, और अगर उसकी कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ पर उसे छोड़ा जा सके, मर्डर से बाहर निकाला जा सके, तो वो उसकी सिचुएशन कैसे होगी। उसका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पर, डायरेक्ट कनेक्शन। तो ये हमारा एक मेजर पॉइंट है। तो उसके बाद इसके लिए हमारे पास एक्सप्लेनेशन 2 है, इसे हम एक बार पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 ये भी हमारी सेम बात करती है जो मैंने आपको बताया। एक बार एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ेंगे। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। ये थोड़ी सी एक वहाँ से जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उससे एक अलग बात करता है। ये यहाँ पर यही बात बोलता है कि यहाँ पर जो मेजर एक्ट है उसे देखा जाएगा, और लेकिन जो एक माइनर एक्ट है उसे नहीं। माइनर एक्ट इन्होंने क्या बताया
कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलना, यहाँ पर क्या बात करते हैं, एक बार इस एक्सप्लेनेशन को ही एक अलग से समझ लें। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये हमें इस बात के लिए क्लियर करती है कि मान लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन पे फायर किया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसे वहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर मैकॉले ने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर ये मेंशन किया है, बहुत ही क्लियरली लिखा है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा रीज़न है कि उसे स्किलफुल ट्रीटमेंट नहीं मिला और उसकी डेथ हो गई, तो जिस पर्सन ने उसके फायर किया है, जिस पर्सन ने उसे मारा है, वो पर्सन उसकी डेथ के लिए लायबल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकलती है, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में ये बात क्लियर कर दी गई। अब हम समझ लेते हैं जो ये वर्ड है हूएवर को। आई नो कि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर चल रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ही पड़ेगा बहुत ही डिटेल्ड में। हूएवर, जो हूएवर वर्ड है यहाँ पर इसके अंदर हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि जो डेथ का कॉज है वो किस रीज़न से हुआ है। क्या उसने वो इंटेंशन से किया है या इंटेंशन से नहीं किया है। इसको समझने के लिए हमें पढ़नी होगी इलस्ट्रेशन सी। तो चलिए इलस्ट्रेशन सी पे आ जाइए। मैंने बोला था ना आपको कि मैं इंटरकनेक्ट करूंगा, तो देखिए कहाँ से ये कनेक्शन जुड़ रहा है। हूएवर के साथ क्या इंटरकनेक्ट हो गया, इलस्ट्रेशन सी का, और कॉजेज के साथ कहाँ जुड़ गया, एक्सप्लेनेशन 2। 2 पॉइंट्स यहाँ से क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो चलिए इलस्ट्रेशन सी ये बोलता है, इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये जो इलस्ट्रेशन है और एक इसके बाद जो इलस्ट्रेशन ए आएगी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस किया गया है वर्डिंग का। देखिए जो इलस्ट्रेशन सी है ये बोलती है ए बाय शूटिंग एट ए फॉल मीन्स जंगली मुर्गी with the intention to kill and steal it, kills B who is behind a bush means jhadiyan, A not knowing that he was there. Here although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. यहाँ से आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो हमारा सेक्शन 299 है ये हमारी डील करता है इंटेंशन से, क्योंकि इसके जो मेजर 2 पार्ट हैं वो इंटेंशन से डील करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इंटेंशन मिसिंग है वो नहीं डील होगी, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। जो नॉलेज का पॉइंट है वो भी इसके अंदर कवर होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर इलस्ट्रेशन सी के अंदर कवर की गई। जो इलस्ट्रेशन सी है ये हमारी यहाँ पर क्लियर कर देती है इस बात से कि जो हूएवर की बात है, हूएवर कॉजेज डेथ, एक तो हो गया इंटेंशनली, एक हो गया नॉन इंटेंशनली। अगर वो इंटेंशनली है तो वो आ गया हमारा ब्लैक पार्ट के अंदर। ब्लैक पार्ट कौन सा था, 302 के अंदर, या फिर 304 पार्ट 1 के अंदर, या फिर अगर उसे नॉलेज भी है तो वो 299 के अंदर कवर हो जाएगा, या फिर हमारा 304 पार्ट 2 के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन जो हमारी इलस्ट्रेशन सी है ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई। वो ये बताती है कि कल्पेबल होमिसाइड के अंदर कौन नहीं आएगा। इस बात को क्लियर करती है इलस्ट्रेशन सी, बिल्कुल अलग हूएवर से। हूएवर के अंदर इलस्ट्रेशन सी नहीं आती। मारा तो है ए ने बी को, लेकिन उसकी ना तो इंटेंशन थी ना तो उसकी नॉलेज थी। उसकी इंटेंशन क्या थी, बकरी को मारना, उस मुर्गी को मारना, जंगली मुर्गी को मारने की जो कि झाड़ियों के पीछे है, ना कि बी पर्सन को मारने की। तो यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस क्या होता है, मैलिस मीन्स गिल्टी इंटेंशन, कि उस आदमी की जो गलत सोच थी
मारने की वो एक मुर्गे से हटकर एक इंसान पर चली गई, उसके लिए वो पर्सन यहाँ पर लायबल नहीं होगा। 299 कल्पेबल होमोसाइड के लिए इलस्ट्रेशन सी नहीं बनी। इलस्ट्रेशन सी जो है हमारी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो ए पर्सन है वो कल्पेबल होमोसाइड में कवर बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया कि इलस्ट्रेशन सी कल्पेबल होमोसाइड में कैसे कवर नहीं होगी। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बात कवर की ट्रांसफर ऑफ मैलिस की, उससे पहले अगला वर्ड समझ लेते हैं, डेथ। हुएवर कॉजेज डेथ। डेथ जो हमारा वर्ड है ये हमारा दिया गया है सेक्शन 46 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 46 ऑफ द आईपीसी ये हमारा बताता है कि डेथ क्या होगी। ये डील करता है डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग कौन होगा वो बताता है सेक्शन 45। डिफाइंस लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि एक जानवर को मारना और इंसान को मारना दोनों अलग चीज़ें हैं। हमारी आईपीसी जानवर से डील नहीं करती। एनिमल्स की यहाँ पर बात बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस जो है वो इंसान से इंसान पर ही हो सकता है। इंसान से जानवर पर हो जाए अलग बात, लेकिन जानवर से मैलिस इंसान पर नहीं हो सकता। उसके लिए हमारी इलस्ट्रेशन सी जो है ये बिल्कुल एक लैंडमार्क बन जाती है जो कि आपको डिटेल्ड में ये बात क्लियर करती है। एक एग्जाम्पल, इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक इंसान एक डॉग को, एक कुत्ते को मारने के लिए फायर करता है, लेकिन वो डॉग बच गया। वो फायर उस फर्श से डाइवर्ट होकर जो ऊपर एक इंसान दूसरा पर्सन भी खड़ा था उसे लग जाता है। तो ये जो होगा ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस के अंदर नहीं आएगा। ये जस्ट एक मेयर एक्सीडेंट में कवर होगा। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं हुआ। अब इस पॉइंट को समझने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन 3 समझाता हूं। एक्सप्लेनेशन 3 पर आ जाएं आप बेयर एक्ट की। ये एक अलग बात करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 3 ये बोलती है द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर वूम इज नॉट होमिसाइड but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. ये एक बात करती है हमारी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 3 कि जो एक बच्चा है अगर वो माँ के पेट में है, फिटस में है, तो उसको अगर हम वहाँ मारते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है। ये बात बोलता है। लेकिन अगर उसका एक बॉडी का पार्ट वूम से बाहर आ गया तो वो एक कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। इसका एक एग्जांपल, ये इसके एक प्रैक्टिकली मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर बेटियों को पैदा करना बहुत ही ज़्यादा एक दुर्भाग्य की बात मान लेते हैं, जो कि एक गलत सोच है। तो वहाँ पर क्या था पहले, अब तो देखिए थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, बहुत स्ट्रिक्टनेस आ गई है इस बात के ऊपर, लोगों की सोच भी बदल रही है। लेकिन पहले जब एक बच्चे का हाथ या पैर बाहर आता था तो उसी से पता लग जाता था कि ये लड़का है या लड़की, तो वहीं पर उसे मार देते थे पेट में ही, जैसे ही वो बाहर आने लगता था। तो वहाँ पर वो एक कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। और दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ और जो इंसान उसे मार रहा है उसे ये नहीं पता कि वो मरी हुई है या मरा हुआ है,
फिर भी वो उसे मारता है इस इंटेंशन से कि वो बच्चा मर जाए, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड है। वो यहां पर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि जी वो बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था ना, उसे वहां पर उस चीज का डिफेंस नहीं मिलेगा, वो एक कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। अब उसके बाद बेरेट का कल्पेबल होमिसाइड को कंटिन्यू करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 के बाद। डेथ के बाद अगला वर्ड आता है बाय डूइंग एन एक्ट। बाय डूइंग एन एक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए सारे वर्ड मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आपको, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट हैं भी। आपको पता लग रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितनी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी मैंने आपको बताई। बाय डूइंग एन एक्ट, जो टर्म है बाय डूइंग एन एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? बाय द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। वो कुछ भी हो सकती हैं, एक इंसान को पॉइजन देना, शूट करना, स्ट्राइक करना और भी बहुत कुछ। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां से डूइंग एन एक्ट से, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या कि क्या एक वर्बल एक कम्युनिकेशन करना एक एक्ट कंसिडर होगा क्या? याद रखिएगा एक्ट के अंदर ओमिशन भी कवर होता है। बहुत ही ध्यान से आईपीसी को हर एंगल से समझना है। एक्ट क्या होगा, ओमिशन क्या होगा, ये मैं पहले की वीडियोस में आपको बता चुका हूं। यहां पर मैकॉले ने ड्राफ्ट आईपीसी में इस बात को क्लियर किया। ड्राफ्ट आईपीसी का पेज 142 जो है उसके अंदर मैकॉले ने इस बात से क्लियर किया कि अगर एक पर्सन एक एक्ट करता है वर्बली बोल के, ऐसा एक्ट जो एक इंसान को इस हद तक नुकसान पहुंचा दे कि उसकी डेथ हो जाए, तो वो भी एक कल्पेबल होमिसाइड होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि एक पर्सन दूसरे इंसान को इस हद तक ऐसी बात पहुंचा दे, ऐसा हर्ट पहुंचा दे मेंटली कि उसे वहां पर शॉक लगे और उसकी डेथ हो जाए, तो वो भी एक एक्ट होगा। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ए को एक प्रॉब्लम है, एन्यूरियम प्रॉब्लम है, एक एनोरिज्म जिसे हम बोलते हैं एक मेडिकल टर्म में, जिसका मतलब होता है कि भाई ब्लड के अंदर एबनॉर्मल। तो बी पर्सन जो है उसके पास आकर ऐसी शॉकिंग बात बोलता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई और तुम्हारे बच्चों की भी डेथ हो गई। इस बात को सुनकर ए की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो फट जाती हैं, वो रुक जाती हैं बिल्कुल। एट द स्पॉट ही ए की डेथ हो गई और बी ने इस इंटेंशन से उसे बताया कि उसकी डेथ हो जाए, तो वहां पर भी वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो यहां से मैकॉले ने एक इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। और मैंने जो आपको बात बताई थी मिस्चीफ की, मिस्चीफ के लिए ओमिशन, सॉरी मिस्चीफ कह रहा हूं मैं आपको, ओमिशन में, ओमिशन की एक्ट के अंदर डील होता है। उसके लिए मेरे पास एक केस है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1961 का सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतना स्टाफ किया कि उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पर वो इलीगल ओमिशन के लिए डील हुआ और वहाँ पर वो उसके लिए कन्विक्ट किया गया। लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, तभी वो एक इलीगल ओमिशन बनेगा। तो यहाँ से गाइज हमारा एक ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम एक अगला कॉन्सेप्ट डील करते हैं। यहाँ पर अब हम अगला वर्ड डील करेंगे जो कि है एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, देखिए जो वर्ड है ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये तो हमें जस्ट एक पढ़ने से समझ आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर इंटेंशन ना हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मारने की, तो फिर क्या होगा वो समझते हैं। एक लड़का, एक इंसान, ए पर्सन एक गड्ढा खोदता है और
उसके ऊपर कुछ चीज़ें बिछा देता है ताकि लगे कि ये बिल्कुल ओके प्लेस है, और इस इंटेंशन से खोदता है 20 फुट गहरा कि जो भी कोई आएगा इसके अंदर गिरेगा और मर जाएगा। तो वहां पर वो जो ए पर्सन है उसने कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर दिया। इसके लिए हमारी इलस्ट्रेशन ए, चलिए यहां से इलस्ट्रेशन ए समझते हैं। इलस्ट्रेशन ए लेज स्टिक एंड टफ ओवर ए पिट, पिट मीन्स गड्ढा, with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z believes that the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. मैंने आपको बोला था कि इलस्ट्रेशन सी और इलस्ट्रेशन ए, इनको मैं एक ध्यान से बताऊंगा आपको मैंने बोला था ना इलस्ट्रेशन सी में कि इसका एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। चलिए अब ये टाइम है आपको एक बात बताने का। इलस्ट्रेशन ए के अंदर यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया फॉल्स इन एंड इज किल्ड। क्या वर्ड यूज़ किया गया? किल्ड। लेकिन इलस्ट्रेशन सी जो है इसके अंदर लास्ट में देखिएगा, इलस्ट्रेशन सी पे आइएगा एक बार दोबारा, इसके अंदर लास्ट में बिल्कुल लास्ट वर्ड क्या यूज किया गया है? वॉज लाइकली टू कॉज डेथ। ये दो वर्ड बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट लेकर आते हैं। किलिंग एंड डेथ ये अलग वर्ड हैं। किलिंग का मतलब होता है मारना, और डेथ कैसे भी हो सकती है। आई होप कि आपको ये बात यहां पर समझ आई होगी। तो जो इलस्ट्रेशन ए है इसके अंदर ए ने किल किया किसको? जो पर्सन जी था वो किस धोखे से उसके अंदर गिर गया कि ये जो गड्ढा है वो बिल्कुल ओके है। देखिए यहाँ पर एक अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है मैकॉले ने। यहाँ पर सिर्फ यही नहीं लिख दिया विद द इंटेंशन देयर बाय कॉजिंग डेथ, यहाँ पर मैकॉले ने एक और बात लिखी, और विद द नॉलेज। नॉलेज क्यों लिखी यहाँ पर? ये बात एक बार माइंड में क्लियर कर लें आप कि मैकॉले ने यहाँ पर नॉलेज इसलिए लिखी क्योंकि इंटेंशन तो एक पर्टिकुलर इंसान को मारने की होगी। वो कैसे कहेगा? मान लीजिए केस चला, वो तो ये बोल देगा कि मेरी तो इसको मारने की इंटेंशन ही नहीं थी, तो फिर उसको आप कैसे कन्विक्ट करेंगे? तो यहाँ पे मैकॉले ने इसीलिए लिखा है कि नॉलेज, उसे नॉलेज है ए को कि अगर मैंने ये गड्ढा जो खोदा है इसके ऊपर लकड़ियाँ रखी, पत्तियाँ रखी, ऐसा इसे दिखा दिया कि ये बिल्कुल ओके प्लेस है और इसके ऊपर कोई आएगा, गिरेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, उसे नॉलेज है, तो वहाँ पर वो एक कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट कर रहा है। इस बात को समझाने के लिए मैकॉले ने यहाँ पर नॉलेज वर्ड यूज़ किया गया इलस्ट्रेशन ए में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही डिटेलिंग में आपको एक एक वर्ड बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन ए समझ आ गई। अब दूसरी बात, इलस्ट्रेशन बी, ये भी समझ लें आप। इलस्ट्रेशन बी जो है इसके साथ आपको ये जो लॉ है सब्जेक्ट ऑफ आईपीसी सेक्शन 299 कंप्लीटली समझ आएगा। देखिए ये क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं एक बार, बेरेक्ट पढ़िएगा, बेरेक्ट पढ़ते रहेंगे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये पढ़ना कैसे है। पढ़ना सीख लीजिए, लॉ इजी हो जाएगा। इलस्ट्रेशन बी क्या बोलती है? ए नो जी टू बी बिहाइंड अ बुश बट बी डज नॉट नो इट। ए इंटेंशनली टू कॉज or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of a culpable homicide. ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आया इलस्ट्रेशन बी, ये एक अलग बात कर देता है। वो कैसे? देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने इस बात को समझाया कि जो ये पार्ट बी है, ये मिस्टर ए है, ये जानता है कि जो जी है वो झाड़ियों के पीछे है, लेकिन बी उसके साथ है। वो बी नहीं जानता लेकिन कि जी झाड़ियों के पीछे है।
ए बी को बोलता है कि तू वहाँ पर निशाना लगा और वहाँ झाड़ियों के पीछे जानवर है, उसे मार दे। जानवर मैं अपनी साइड से यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन मतलब यही है यहाँ पर इस बात का। बी वहाँ पर निशाना लगाता है और मार देता है, वहाँ पर किसकी डेथ हो जाती है? मिस्टर जी की। तो यहाँ पर आपको देखने से क्या लगेगा एक बार कि बी ने जी का मर्डर कर दिया, बी ने जी की डेथ कर दी, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ? ए ने वहाँ पर उसे इंड्यूस किया कि वहाँ झाड़ियों के पीछे मार और जानवर का शिकार कर लेते हैं, या फिर कुछ भी बात हो सकती है। यहाँ पर बी को कहा जा सकता है कि अपना निशाना दिखाओ। तो वहाँ पर जो पर्सन बी है जिसने फायर किया, जिसने उसकी डेथ कॉज कर दी, ना कि किल किया, क्या किया? डेथ कॉज कर दी। मेरा वर्ड सुनिएगा ध्यान से, किलिंग और डेथ बहुत अलग वर्ड हैं। डेथ कॉज कर दी, तो वहाँ पर जो बी पर्सन है वो लायबल नहीं होगा, लेकिन जो ए पर्सन है जिसने उसे इंड्यूस किया है वो लायबल होगा वहाँ पर। किस चीज़ के लिए? कल्पेबल होमिसाइड के लिए। बाकायदा बेशक बी के ऊपर बाद में एक्सीडेंट का केस चले, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो ए है जिसने कुछ एक्ट नहीं किया लेकिन बी को बोल दिया कि तुम कर दो, किस लिए? कि मेरा नाम ना आए, तुम फंसो। नहीं, बी नहीं फंसेगा, ए ही फंसेगा, ए ही लायबल होगा। तो यहां से इलस्ट्रेशन बी भी आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि बेयर एक्ट के अंदर नहीं दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उसके अंदर ये बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्राफ बनवाया था, ब्लैक, डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बताती है कि जो इंटेंशन है सबसे पहला डेथ कॉज करने की, उसके अंदर क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं। सबसे पहली में जो फर्स्ट डिग्री है बिल्कुल ब्लैक, जो कि हमारा सेक्शन 302 के अंदर डील होता है, सेक्शन 300 उसको डिफाइन करता है। तो उसके अंदर ये देखा जाएगा कि कितनी बार उसने उसे चाकू मारा। देखिए एक एग्जांपल से समझें, एक कोई पर्सन जो एक्ट करता है और वो जब वो एक एक्ट कर देता है तो वहाँ पर उसका देखा जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या थी। तो उसकी उस इंटेंशन को समझने के लिए वहाँ पर उसका एक्ट देखा जाता है, और उसका एक्ट समझने के लिए आपको वेरियस जजमेंट्स फॉलो करनी पड़ती हैं। उन जजमेंट्स में से जो पॉइंट्स निकलते हैं वहाँ से आप अपने जो क्लाइंट है उसे बचाते हैं या वो फंस जाता है। जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बातें बताई वो यही बताई हैं कि कौन कौन से उसके अंदर कवर होंगे। तो देखिए सबसे पहला वो बोलते हैं कि अगर किसी ने किसी को चाकू मारा तो कितनी बार मारा, वो चाकू कितनी बार मारा, वो चीज़ देखी जाएगी। दूसरी बात कि अगर उसने फायर किया तो कहाँ फायर किया, कौन से पार्ट में फायर किया, कितनी बार फायर किया, और कहाँ मारा उसने, किस एरिया पर मारा, शोल्डर पर मार दिया या डायरेक्ट हार्ट पे मार दिया या हेड पर मार दिया डायरेक्ट, वो देखना पड़ेगा, या पैरों पर ही मारा था सिर्फ, और क्या फोर्स थी उसकी। मान लीजिए कोई किसी को डंडे से मारता है, डंडे से मारने की क्या फोर्स थी। एक होता है धीरे से मार देना और एक होता है इस इंटेंशन से इतनी ज़ोर से मारना, उसके सिर के यहाँ पर इतनी ज़ोर से मार दिया कि उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई, वो देखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में कि उसकी एज क्या थी, कि क्या उसकी उम्र रही, और भी बहुत सारे हैं पॉइंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि डार्क ग्रे से डील करते हैं। तो ये हमें इस बात से क्लियर करते हैं कि जहाँ पर फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस प्लस डिज़ायर होगा, वहाँ पर हम उस पर्सन को उसके एक्ट के लिए लायबल कर देंगे। इस बात को आप ज़रूर समझ लें कि दो चीज़ें हैं, फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस प्लस डिज़ायर, इन दोनों के बाद ही आप उस पर्सन को वहाँ पर लायबल करेंगे। सेकंड डिग्री, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेकंड डिग्री की,
जो सेकंड डिग्री है वो हमारी बात करती है डार्क ग्रे से। डार्क ग्रे का मतलब क्या है? डार्क ग्रे का मतलब है कि आपकी इंटेंशन तो है लेकिन आप बीच में ही रुक गए उसे मारने से, तो वहाँ पर आपको कम पनिशमेंट मिलेगी, जो कि हमारा सेक्शन 304 पार्ट 1 है वो डील करता है। और जो तीसरी बात थर्ड डिग्री है वो हमारी डील करती है लाइट ग्रे से। जो लाइट ग्रे पार्ट है वहाँ पर हमारी इंटेंशन की बात नहीं करी गई, वहाँ पर सिर्फ बात करी गई है नॉलेज की। नॉलेज मीन्स नॉलेज टू डू। इसके लिए हमारे पास केस भी है, केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का, बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का, जिसके अंदर 304 क्लॉज 2 जो है हमारी पनिशमेंट का ये डील होता है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है कि नॉलेज क्या होगी। नॉलेज के लिए सुप्रीम कोर्ट यही बोलती है कि जो फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पर ऐसे हो जाते हैं कि वहाँ पर उसे नॉलेज है लेकिन वो कर देता है बट उसकी डिज़ायर नहीं होती। वो कैसे कि मान लीजिए वो कोई प्रिपरेशन नहीं कर गया, एकदम ही लड़ाई हो गई, लड़ाई होगी पब्लिक प्लेस में, तो उसके आसपास जो भी उसे डंडा दिखा उसने वो डंडा मार दिया, तो वो एक नॉलेज है लेकिन उसकी डिज़ायर नहीं है वो एक्ट करने की, उसकी इंटेंशन नहीं थी वहाँ, कि वो इंटेंशनली नहीं गया था वो एक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर वो इस पॉइंट के अंदर कवर होगा। तो गाइज यहाँ से सेक्शन 299 1 2 3 पॉइंट्स करके मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। बहुत ही लंबी वीडियो मैंने बना दी है, इतनी डिटेल में मैंने आपको बताया है, मुझे लगता है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। मैंने आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन A B C और हमारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस भी समझा दी। इन सबको समझते समझते मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम एक बार यहाँ बात कर लेते हैं कमेंट की। कमेंट्स के अंदर एक केस दिया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस सूर्य नारायण मूर्ति का केस है, ये 1912 का है, बहुत इंपॉर्टेंट केस। यहाँ जो केस की बात करी गई है वो हुई है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस से, एक अलग कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस है, ये आपको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस होता क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस का मतलब मैंने पहले भी बताया कि गिल्टी इंटेंशन जो एक पर्सन से हटकर दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हो जाती है। इस केस में क्या हुआ, इस केस से आपको एक क्लियर हो जाएगा, जो कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला है सूर्य नारायण मूर्ति का। इसमें क्या हुआ, ए पर्सन ने बी पर्सन का इंश्योरेंस करवा दिया काफ़ी हैवी अमाउंट का, बी को उस बात की पता नहीं है, तो वो ए क्या सोचता है, मैं बी का मर्डर कर दूं, बी की डेथ कॉज कर दूं और जो वो इंश्योरेंस की अमाउंट है वो ले लूं। उस इंश्योरेंस अमाउंट को लेने के लिए ए क्या करता है, एक मिठाई का बॉक्स में पॉइजन मिलाकर बी को दे देता है। बी उस मिठाई के बॉक्स को खोलता है, ज़रा सा टेस्ट करता है, उसे लगता है कि यार ये तो बड़ी गंदी मिठाई है, ए की नेचर ही ऐसी है, वो बेकार सी किसी सस्ती दुकान से उठा लाया होगा और अच्छी मिठाई नहीं दी, वो उस मिठाई को फेंक देता है। और जब वो उस मिठाई को फेंकता है, वहाँ पर कोई दूसरे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, वो उस मिठाई को उठाकर खा लेते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो उन बच्चों की डेथ कॉज हुई, तो वहाँ पर उसके लिए कौन लायबल होगा, ये क्वेश्चन राइज हुआ। जब ये क्वेश्चन उठा तो इसमें ये हेल्ड हुआ कि जो ए पर्सन है जिसने मिठाई का बॉक्स दिया था जहर मिलाकर, वही उनकी डेथ के लिए, मर्डर के लिए लायबल होगा। लेकिन ए ने तो यहाँ पर ये प्ली ले ली कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी उन्हें मारने की, मैं तो चाहता ही नहीं था कि वो मर जाएं, मैं तो बी को मारना चाहता था, इन बच्चों के साथ मेरा क्या कनेक्शन, क्या लिंक है मेरा इनसे, ये उसने प्ली ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, यहाँ पर जो पुरानी कोर्ट्स थी
उन्होंने यहाँ पर क्या हेल्ड किया, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर आपकी साइड से ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस हुआ, जो कि एक पर्सन से हटकर दूसरे पर्सन पर हो गया, और वो ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस होने की वजह से आप यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट होते हैं। तो ये हमारा जो कमेंट है ये हमें इस बात से क्लियर करता है। 301 के अंदर इसकी पनिशमेंट दी गई है कि अगर जो ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपको 301 में पनिशमेंट दी जाएगी। अब हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 से हमारी ये इतनी लंबी चली वीडियो नियर अबाउट 50-60 मिनट्स की यहाँ पर एंड हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन ए। एक्सप्लेनेशन ए क्या बोलता है? अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, diseases or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। यहाँ पर इस बात की बात की गई है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को उस पार्ट पर इतनी इंजरी पहुंचा देता है कि उसकी डेथ हो गई। किस पार्ट पर? जो पार्ट उस पर्सन का इंजर्ड है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि मान लीजिए ए पर्सन है, वो बी को मारना चाहता है, या मान लीजिए बी को मारना चाहता है, चलिए ठीक है, और बी पर्सन का जो लीवर है वो एनलार्ज्ड है। ए को उस बात की नॉलेज है, वो उसके लीवर एनलार्ज पर एक पंच मारता है या हिट करता है, और जैसे ही वो हिट करता है बी पर्सन की डेथ हो जाती है। तो वहां पर ए क्या प्ली लेता है कि सर मैंने तो उसके लीवर पर बहुत आराम से मारा था, कि जैसा अब आप आओ, आपको एक बार प्रैक्टिकली मैं मार के दिखाता हूँ कि बिल्कुल कितना आराम से मारा था। 2 मिनट बाद आप चेयर पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल ओके, आप जजमेंट दे देंगे, इतना ही नॉर्मल था वो। लेकिन वहाँ पर आपकी इंटेंशन क्या थी, आपको नॉलेज क्या थी कि वहाँ पर उसका जो लीवर है वो एनलार्ज्ड है, उसे प्रॉब्लम है वहाँ पर, और वहाँ पर ही आपने उसे हिट कर दिया, और आपके उस हिट करने से उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो वहाँ पर आप उसकी डेथ के लिए जो है वो लायबल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि वहाँ पर उसने इतनी इंटेंशन से नहीं मारा, इस इंटेंशन से नहीं मारा, इतनी फोर्स से नहीं मारा। ये बात यहाँ पर क्यों करी गई? देखिए, जो मैंने आपको पीछे सुप्रीम कोर्ट की 3 बातें बताई थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वहां का कॉन्सेप्ट यहां पर इन्वॉक हुआ कि वो तो कहता है कि मैंने तो इतनी फोर्स ही नहीं लगाई, कि उसे इतनी जोर से नहीं मारा, इतनी बार नहीं मारा, इस जगह पर ऐसे नहीं मारा कि उसकी डेथ हो जाए। लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी, उसे प्रॉब्लम थी, मेरी क्या मिस्टेक है, मैंने तो नॉर्मली मारा था। लेकिन नहीं, यहां पर हमारा कल्पेबल होमिसाइड का एक्सप्लेनेशन जो 1 है, ये इस बात से क्लियर करती है कि अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हैं जो आपको नोन है कि दूसरे पर्सन का वो बॉडीली पार्ट एनलार्ज्ड है, तो वहाँ पर आपको उस चीज़ के लिए लायबल किया जाएगा। देखिए, एक बात समझ के चलिएगा, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूज़न क्या आती है? इस बात से कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर प्रूव कैसे करोगे आप कि अगर उसने ये मना कर दिया कि मैंने नहीं किया एक्ट, तो देखिए ये हमारा काम नहीं है, ये एविडेंस का सीआरपीसी का काम है। आईपीसी के अंदर जो भी आप सेक्शन पढ़ते हैं, ये आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा है। आईपीसी बनी ही इस तरीके से है कि जब आप इस बात को प्रिज्यूम कर लेंगे कि ऐसा ही है, तभी तो जज उसको पनिशमेंट देता है। इसी बात को रखते हुए तो आईपीसी क्लियरली पनिशमेंट की सिर्फ बात करती है। तो यहां से हमारा जो सेक्शन 299 है, वर्ड टू वर्ड एक मैंने आपको समझा दिया, जिसके अंदर की 3 पार्ट्स मैंने आपको डिस्कस किए। वो क्या क्या, एक बार रिपीट। फर्स्ट पार्ट, कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, सबसे पहला। दूसरा जो कि ब्लैक था, सेकंड पार्ट, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। यहां पर लाइकली को अंडरलाइन कर लें आप, ये क्या हुआ, डार्क ग्रे। तीसरा, विद द नॉलेज that he is likely by such act to cause death,
विद द नॉलेज, यहां पर नॉलेज की बात आ गई तो ये क्या हुआ, लाइट ग्रे। तो ये 3 बाइफर्केशंस थी हमारी सेक्शन 299 की, और इन तीनों के अंदर लाने के लिए एक पर्सन के लिए कैसे लाएंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ पर इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस और कमेंट, ये 3 चीज़ें दी गई जिसको मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया। तो आई होप कि आपको जो मैंने सारा कुछ बता दिया ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ यहाँ से मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस वीडियो को पसंद करेंगे और आपने प्रॉपर नोट्स इसके बना लिए होंगे कल्पेबल होमिसाइड के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा मर्डर की, जो कि इसी से कनेक्टेड होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।